राजेश सहगल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। ऐसा क्वेश्चन है कि जो मतलब लोगों के बीच में अभी तक आया भी नहीं है। हाँ। और मुझे लगता है कि आज इसके ऊपर तथ्यों पे बात होगी और इसका खुलासा प्रॉपर तरीके से आज होगा, है ना? बिल्कुल, ये अभी जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने जो 75वां हमारा आज़ादी का महोत्सव मनाया था, उसके ऊपर इन्होंने कई अनसंग हीरोज़ जैसे हमारे दादाजी रहे, जिनका नाम कहीं नहीं आया और जो लगभग 30 साल जेल में रहते हैं और उनका कहीं नाम नहीं है बिल्कुल भी। सबसे छोटा एक बोस हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, बोस हैं वो बच्चे थे छोटे से यार, 19-20 साल के, उनको फांसी हो गई थी। भगत सिंह से भी छोटी उम्र थी, लेकिन उनका नाम किसी को नहीं पता। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं। बिल्कुल पुलिसिंग, जो पुलिसिंग तब की और अब की, मुझे पुलिसिंग में ज़्यादा फर्क नहीं लगता। अभी मुझे ये कहने में बड़ी शर्म आती है, जैसे आज एक कलकत्ता का केस इतना बड़ा अभी रिसेंट चल रहा है, उसमें आप देखो पुलिस बिल्कुल गलत अपना उसको कहती है ये सुसाइड केस है, बिल्कुल गलत लिखती है। भाई इतना जुनून था उनके अंदर, भगत सिंह जी के अंदर, जो क्रांति लाना चाहते थे, कि उनको मौत से थोड़ा डर थोड़ा था, फांसी से कोई डर नहीं था उनको। बात और मैं आपको क्लियर करूं, जैसे हम ये दिखा देते हैं बसंती रंग की उनकी पग है भगत सिंह जी की, और कभी उन्होंने बसंती रंग की पग नहीं डाली। भगत सिंह जी ने खुद ब्लैक कलर की पग डाली है मोस्ट ऑफ द टाइम, या कभी कभी वाइट पग डाली। और इतने बड़े क्रांतिकारी का भी ऐसे बेकदरी होती है, मैं ये समझता हूँ इस देश में। अंडर मर्डर केस जो हुआ, उसके अंदर सजाएं हुई, काकोरी कांड होता है, काकोरी कांड जैसे आपको पता होगा, जब ये तीनों शहीदों को फांसी के लिए लेकर जा रहे थे, तो इनसे अंतिम इच्छा भी पूछी जाती है। वो कहते हैं हम आपस में गले मिलना चाहते हैं, तो तीनों के हाथ खोले जाते हैं, वो गले मिलते हैं और फिर वो गीत गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं झूमे बस्ती में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मिश्रा और मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि भारत के जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनके परिवार से ही जो ये ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका नाम है राजेश सहगल जी। आपने एक क्रांतिकारी जो हमारे बीच थे, जिन्होंने पंजाब से अपना जन्म लिया और आज सबके दिलों में वो बसते हैं, और उनका नाम है लाला केदारनाथ सहगल जी। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत को आज़ाद करवाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है, और आज उन्हीं के ग्रैंडसन हमारे बीच राजेश सहगल जी हैं। आज उनसे जानेंगे लाला जी के बारे में, उनकी जो लाइफ रही है वो कैसी रही है उसके बारे में जानेंगे, और आज ही अपने बारे में भी कुछ बताने वाले हैं। ऐसे हमें आज़ादी मिली, क्या हम आज भी आज़ाद हैं? ये सारी बातें हम जानेंगे आज राजेश सहगल जी से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, इसी के साथ इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर जी नमस्कार। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी मिश्रा जी, पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हम जैसे क्रांतिकारी परिवारों के बंदों को खोज लिया है, और जो भी आपको मैं क्रांति से रिलेटेड जो घटनाएं हमें हमारी दादी बताती रही हैं, मैं सारी आपको रूबरू करवाऊंगा। कैसे हमारे दादाजी ने इस फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे कैसे उन्होंने इसमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल। आज हम पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम उनके जो जीवन काल का बहुत शुरुआती जो उनके दिन थे, उनके बचपन से थोड़ा सा शुरू करते हैं ना, तो उनके बचपन के बारे में कुछ बताइए। वो उनका जन्म लाहौर में हुआ था, 1897 में हुआ था अक्टूबर में, और वो बड़ी छोटी सी उम्र में 11 साल की उम्र में ही एक फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे। जहाँ वो स्कूल में जिसमें जाते थे, वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे वो भी एक बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के थे। उनसे वो प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़ के फ्रीडम मूवमेंट में लग गए। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली दरबार जो हुआ था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, फिर उसके अंदर उन्होंने एक असैसिनेशन प्लॉट किया ब्रिटिश गोरे को मारने का, उसमें उनको पकड़ भी लिया जाता है। फिर हमारे घर में रेड होती है, हमारे घर से रिवॉल्वर, नाइफ और बहुत मटेरियल जब्त किया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। लेकिन उस टाइम इनकी उम्र छोटी थी काफ़ी, और उस वजह से फिर इनके ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं किया जाता और इनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये फिर अजीत सिंह जी जो भगत सिंह के चाचा जी थे, उनके संपर्क में आते हैं, और वहाँ से फिर ये एक नौजवान भारत सभा बनाते हैं, और उसके सबसे पहले जो मेंबर ये बनाते हैं उसमें भगत सिंह को बनाते हैं अपना सबसे पहला मेंबर। फिर वहाँ से एक वो भगत सिंह में जज्बा भरते हैं, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं पंजाब के।
तो कैसे कैसे इन्होंने भगत सिंह के साथ मिल के और आगे बढ़ाया अपना सफ़र ज़िंदगी का। सबसे पहले तो देखो जी, इनको कई मुसीबतें आई, इनके पास पैसे की शॉर्टेज रहती है। जो बड़े बड़े कांड हुए हैं, जैसे काकोरी कांड हो गया, सांडर्स मर्डर केस हो गया और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, उन सभी में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, सभी बड़े बड़े केसेस में। और मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जैसे मैंने अभी दिल्ली दरबार केस बताया, उस टाइम तक तो भगत सिंह जी इनके साथ नहीं जुड़े थे। जैसे नौजवान भारत सभा, जैसे कि साइमन कमीशन भारत में आता है और लाला लाजपत राय उनका बहुत विरोध करते हैं, उसमें हमारे दादाजी भी जाते हैं और वहाँ पर वो लाठी चार्ज होता है उनके ऊपर, और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। फिर ये सब क्रांतिकारी मिलकर सोचते हैं कि हमने उसका बदला ज़रूर लेना। उस टाइम लाहौर के जो एसपी होते हैं वो स्कॉट होते हैं, स्कॉट, तो स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बाई चांस गलती से सांडर्स मर जाता है, स्कॉट नहीं मरता। उस दिन वो छुट्टी पे रहते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाती है इनसे, और वो जैसे कैसे प्लान होता है वो सारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो प्लानिंग की जाती है। ऐसे नहीं हो जाती थी 1 मिनट में प्लानिंग, इसके पीछे कई क्रांतिकारी मीटिंग करते थे, उसके अंदर भी बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। अब जैसे कि कहा जाता है कि भगत सिंह जी को रिवॉल्वर वहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी, आखिरकार ये पूछा जाए कि उनके पास ये आई कहाँ से। बिल्कुल, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जो मतलब लोगों के बीच में अभी तक आया भी नहीं है। हाँ और मुझे लगता है कि आज इसके ऊपर तथ्यों पे बात होगी और इसका खुलासा प्रॉपर तरीके से आज होगा, है ना। बिल्कुल। ये अभी जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने जो 75वां हमारा आज़ादी का महोत्सव मनाया था, उसके ऊपर इन्होंने कई अनसंग हीरोज़, जैसे हमारे दादाजी रहे जिनका नाम कहीं नहीं आया, और जो लगभग 30 साल जेल में रहते हैं और उनका कहीं नाम नहीं है बिल्कुल भी। फ्रीडम मूवमेंट में क्रांतिकारियों के लिस्ट में बहुत ही पिछली पंक्ति में चले गए वो, उनको भी खोज निकाला है और भारत सरकार के अथेंटिक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये कलकत्ता से रिवॉल्वर्स लाके पंजाब में सारे क्रांतिकारियों को दिया करते थे। तो इन्होंने एक अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई उस ज़माने में, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया जी उस टाइम, क्योंकि क्रांतिकारियों के जो पोस्टर्स थे और जो अब जैसे पोस्टर लगाने हैं शहर में और कहीं कुछ करना है, कोई प्रिंटिंग छाप के नहीं देता था इनको, तो इनको वो बड़ी दिक्कत आती थी। फिर इन्होंने अपना मटेरियल छापने के लिए फिर वो प्रिंटिंग प्रेस लगाई। फिर इन्होंने अपना एक उर्दू का अखबार भी निकाला, खबरदार के नाम से, हिंदी का निकाला। फिर इन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने। फिर इन्होंने उर्दू का एक अखबार निकाला। फिर आपको और एक बात बताता हूँ, जब लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, फिर उसके भी जो पेपर था उनका, उस टाइम वंदे मातरम पेपर निकलता था लाजपत राय जी का, उसके चीफ एडिटर ये बने, उसको भी इन्होंने मैनेज किया। देखो कितने ही जज्बे वाले रहे होंगे। फिर इनको अलग अलग उसके अंदर, जैसे सांडर मर्डर केस जो हुआ उसके अंदर सजाएं हुई, काकोरी कांड होता है, काकोरी कांड जैसे आपको पता होगा, उसमें क्रांतिकारी एक ट्रेन को लूटते हैं, इनको पैसे की ज़रूरत रहती है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद 14-15 आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उसमें इनको 10 साल की लगभग सज़ा सुनाई जाती है। जैसे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशवुल्ला वगैरह, उनको तो फांसी की सज़ा दी जाती है उस काकोरी कांड में। उसमें जब ये ट्रेन लूटते हैं, इनका सिर्फ मकसद होता है फंड जनरेट करना किसी तरह से, कोई ये आलतू फालतू गोली नहीं चलाते कि यात्रियों को मारना है। कहते हैं कि उसमें एक आधा आदमी मर गया था गोली चलने से, ब्रिटिश के सैनिकों ने भी उस टाइम गोलियाँ चलाई थी, और लगभग उसमें 4500-4600 रुपया सरकारी खजाने का वो लूट पाते हैं जो जा रहा होता है। तो काकोरी कांड में इनकी उस तरह इन्वॉल्वमेंट रही। फिर एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी होती है, उसमें भी ये बहुत ही बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि इनकी जो विचारधारा होती है ना, ये सोशलिस्ट बन जाते हैं सारे, कमांडर्स कह लो अपना उस टाइम के, इनको हम क्या कहें, कॉमरेड्स। तो कॉमरेड्स बन जाते हैं लोग ना। इनकी सोच होती है जो हमारे मजदूर भाई हैं और वो सारे स्ट्राइक कर दें बिल्कुल कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई प्रोडक्शन ना हो किसी भी टाइप का, बिल्कुल बंद करें, अपनी फैक्ट्रियों चलने ना दें जी बिल्कुल। क्योंकि जो फैक्ट्रीज उस टाइम चल रही थी वो सारे गोरों को जो फ़ायदे पहुंचाने वाले लोग और जो गोरों से मिले हुए थे, शोषण करते थे वो नीचे वाले लोगों का, तो उनका शोषण रोका जाए। तो वो फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चलता है। ऐसे ऐसे अब गांधी जी के साथ फिर ये लोग जुड़ते हैं, लेकिन गांधी जी क्योंकि अहिंसा के ऊपर बहुत ही करते थे कि तुमने हिंसक नहीं होना, तुमने कोई ऐसा, ये भी ये गर्म दल वाले लोग होते थे, ये सोचते थे भी ऐसे बात बनेगी नहीं,
इन्होंने जैसे सैंडर्स मर्डर की जो प्लानिंग करी थी, इसीलिए करी थी इन्होंने भी, जब हम अंग्रेज़ों के बड़े बड़े ऑफिसर्स को कुछ को हम मार देंगे तो वो अपने आप वो डर जाएंगे, उनमें दहशत आ जाएगी और शायद फिर वो ऐसे लोगों को तंग ना करें। लेकिन वो सिस्टम जो उस टाइम का था, बहुत से हमारे जो हिंदुस्तान के लोग जिनको हम जयचंद का मैं बोलूँगा, वो बिल्कुल उल्टी सीधी गवाहियाँ देते थे, ब्रिटिश सरकार से उनको पैसा मिलता था और वो फिर ऐसे इनको कन्विक्ट कर देते थे झूठे में। बिल्कुल पुलिसिंग, जो पुलिसिंग तब की और अब की, मुझे पुलिसिंग में ज़्यादा फर्क नहीं लगता। अभी मुझे ये कहने में बड़ी शर्म आती है, जैसे आज एक कलकत्ता का केस इतना बड़ा अभी रिसेंट चल रहा है, उसमें आप देखो पुलिस बिल्कुल गलत अपना उसको कहती है ये सुसाइड केस है, बिल्कुल गलत लिखती है। और अंग्रेज वाली पुलिस भी ऐसी करती थी, बिल्कुल झूठा लिखा जाता था। तो सेम उसी ब्रिटिश पुलिस के हिसाब से आजकल हमारी पुलिस चल रही है। तो मेरा तो मेन मोटिव, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं हमें जो पता है पुराने क्रांतिकारी पर से, और नेट के ऊपर भी यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। लेकिन जैसे हमारे दादाजी जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी और भी हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कहीं ना तो यूट्यूब पे पता है ना कहीं भी नहीं लंबा चौड़ा पता। हाँ, खटखट कला में एक ज़रूर भगत सिंह जी का मेमोरियल बना हुआ है, उसमें हमारे दादाजी का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। पहले तो मैं कई बार गया, अभी पीछे गया तो वो सारी डिजिटल बना दी गई है। पहले तो वहाँ पर पोस्टर लगे रहते थे तो आदमी आराम से पढ़ता रहता था, वो डिजिटल है, उसमें जितने पंजाब के और क्रांतिकारी हुए हैं उन सब का वो चलता रहता है सिस्टम। तो मैं इस सोच से आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसे उस टाइम नौजवान भारत सभा जो बनी थी उसका मेन मोटिव था देश को आज़ाद किया जाए, लेकिन आज मैं उसको दोबारा रिवाइव करने के बिल्कुल उसमें हूँ। और मैंने काफ़ी उम्र मेरी हो गई है मुझे बिजनेस करते हुए, अब मैं थोड़ा सा मैं समाज के लिए और जो आजकल सिस्टम चल रहा है हिंदुस्तान का, उससे मैं कभी कभी बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। जैसे अभी कलकत्ता वाला केस, ना जाने रोज़ कितने घटनाएं घटती हैं ऐसी, और करप्शन इतनी ज़्यादा इस देश में बढ़ चुकी है, सारा करप्शन का ही पार्ट है। उसके ऊपर हम एक काम करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ इसमें लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और सरकार भी हमें चीज़ें चाहिए उसमें हमारा सहयोग करे। तो करप्शन के अगेंस्ट मैं चाहता हूँ नौजवान भारत सभा एक बार फिर से खड़ी हो और मैं अपने नौजवानों को एक नई दिशा दे पाऊँ, एक अच्छी दिशा में वो जाएँ। मुझे आप भी खुद बहुत एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, मैं पेशे से तो एक इंजीनियर हूँ और मुझे अपना बिजनेस करते हुए लगभग 32-35 साल का तजुर्बा है। बहुत सी मैं फॉरेन कंट्रीज़ भी मैंने ट्रैवल करी हैं, लेकिन हाँ मेरा जो कभी मन नहीं करा कि मैं बाहर कहीं सेटल हो जाऊँ। मेरे दोनों बेटे भी इंजीनियर हैं, मैं उनको भी, उनके हालांकि साथी बहुत, कोई ऑस्ट्रेलिया कोई कनाडा, पंजाब में तो बहुत ही ट्रेंड है बाहर जाने का कि बाहर चलते हैं जी, कनाडा जाते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ के विरोध में ही रहा हूँ। बच्चों को हमेशा मैंने समझाया कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है बच्चे, यहाँ पर आप काम करो। और हम तो जब हम जैसे परिवारों के लोग भी यदि बाहर जाने का सोचेंगे तो फिर कैसे बनेगा सिस्टम। जी, मैं एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि एक आम सा बच्चा, लाला केदारनाथ सहगल जी, एक आम बच्चा शया पोस्ट जर्नल कैसे बन गया? मतलब क्या परिस्थितियां रही होंगी उनकी उस वक्त जो ये उन्हें इस मोड़ पे उन्हें लाके खड़ा कर दिया कि उन्हें क्रांति करनी पड़ी? नहीं, उनको देश से प्यार होगा सर, जो 11 साल की उम्र में ही इस चीज़ में कूद गए, उनके तो इनबिल्ट ही है। अब हम बोलें कि भगत सिंह जैसे, वो भी बाय बर्थ उनके अंदर था भाई, इतना जुनून था उनके अंदर, भगत सिंह जी के अंदर, जो क्रांति लाना चाहते थे। उनको मौत से थोड़ा डर थोड़ा था, फांसी से कोई डर नहीं था उनको। आपको मैं एक मज़ेदार ये बात बताता हूँ, जब सैंडर्स मर्डर केस हुआ उस टाइम भगत सिंह जी लाहौर में हुआ था ये, उसके बाद ये कलकत्ता चले जाते हैं, भेष बदल के कलकत्ता निकल जाते हैं और इनको ब्रिटिश सरकार ढूंढ नहीं पाती। हालांकि उस टाइम लाहौर के रेलवे स्टेशन पे कहते हैं 400-500 पुलिस वाले तैनाती पे थे कि इनको ढूंढा जा रहा था कि कहीं ये मिल जाएं। लेकिन देखो ये कैसे टांगा करके, और अपनी एक और क्रांतिकारी थे, उनकी वाइफ को अपनी धर्मपत्नी बना के, छोटा बच्चा गोद में लेके ट्रेन से कहाँ कलकत्ता पहुंच जाते हैं और पकड़े नहीं जाते। लेकिन फिर भी ये बेचैन रहते हैं कितना। उसके बाद ये प्लान करते हैं यार हम पकड़े तो गए ही नहीं, ये और बटकेश्वर दत्त दोनों मिलके एक बम फेंकते हैं दिल्ली असेंबली में। और उसके भी पीछे इनका यही रीज़न था बम फेंकने का कि हमने लोगों को जागरूक करना है, कोई हमने बंदे नहीं मारने वहाँ पे। उसके बाद ये बम फेंक के इश्तिहार बांटते हैं। मैं फिर वो कहूँगा वो इश्तिहार कहाँ से आए होंगे, जो मेरा आइडिया है लाला केदारनाथ ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छापे होंगे। बिल्कुल, जैसा मेरा सोच तो यही कहती है, जैसे उन्होंने रिवॉल्वर्स दी इतनों को, और उसमें भारत सरकार ने तो अभी ऑथेंटिक कह दिया है, जो
अनसंग हीरोज हैं, उनकी साइट्स पे आप लाला केदारनाथ के बारे में पढ़िए, उसमें बिल्कुल उन्होंने लिखा हुआ है। और हमारे दादा ने घर का इतना पैसा इस फ्रीडम मूवमेंट लगाया और इधर उधर से भी इकट्ठा किया ऐसे, ताकि हमारी आगे बढ़ती रहे सब कुछ सिस्टम। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी एफर्ट जो आज़ादी के बाद भी उनकी, मैं कई लेटर्स दिखाऊंगा, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उस टाइम लिखे कि यार जैसे जैसे हम चाहते थे वैसे वैसे नहीं चल रहा सिस्टम। अब एक बात मैं और बताता हूँ कि भगत सिंह जी के कहने पे उन्होंने सारी उम्र काले कपड़े डाले। इवन एक बात और मैं आपको क्लियर करूँ, जैसे हम ये दिखा देते हैं बसंती रंग की उनकी पग है भगत सिंह जी की, और कभी उन्होंने बसंती रंग की पग नहीं डाली। भगत सिंह जी ने खुद ब्लैक कलर की पग डाली है मोस्ट ऑफ द टाइम, या कभी कभी वाइट पग डाली। और उन्होंने इनको भी कहा, मेरे दादाजी को भी, कि लाला जी आपने भी काले कपड़े डालने जब तक देश आज़ाद नहीं होता। तो आज़ादी के बाद भी हमारे दादाजी ने 15 साल काले कपड़े ही डाले। उनके काले कपड़े डालने का सिर्फ एक ही ये था कि विरोध कर रहे थे वो नीतियों का, जो सरकार की नीतियाँ थी उनका बायकॉट था। जैसे ये कह रहे थे वैसे वो कर नहीं रहे थे सरकार। और कैसे एक इतने बड़े फ्रीडम फाइटर को दरकिनार कर दिया जाता है। मैं उनको आपको दिखाऊंगा कितनी चिट्ठियाँ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी हैं कि मेरी अब तबीयत नहीं ठीक है, एक बार आप आकर यार जो हमारी डिमांड्स हैं, मैं बहुत कुछ आपको कहना चाहता हूँ, आप मुझे मिलिए। लेकिन वो चिट्ठी का जवाब देते हैं, हम मिलूंगा मैं ज़रूर, लेकिन वो मिलने नहीं आते, एम्स में आते हैं, जब बिल्कुल डेथ बेड पे वो चले जाते हैं। और इतने बड़े क्रांतिकारी का भी ऐसे बेकदरी होती है, मैं ये समझता हूँ इस देश में। तो आज क्या लगता है आपको कि सही मायने में हम आज़ाद हो चुके हैं, उन जो हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी नहीं आज का यदि भगत सिंह जी जिंदा होते और जो कलकत्ता टाइप केस हो रहे हैं, मेरा ख्याल वो कितने दुखी होते हैं। इवन महात्मा गांधी कितने दुखी होते हैं, मैं समझता हूँ इस बात से। जो एक अहिंसा अहिंसा सारी उम्र उन्होंने कहा भाई अहिंसा पे हमने चलना है। अब आप बताइए, मैं कहता हूँ चलो जब देश का बंटवारा हुआ, मैं गांधी जी के जो भी फॉलोवर हैं, मैं कई लोग मुझसे कहते हैं यार आप गांधी जी के अगेंस्ट, मैं कहा नहीं, मैं गांधी जी के अगेंस्ट नहीं बोलता। मैं ये समझना चाहता हूँ कि देश का विभाजन हुआ, फिर देश के जैसे प्रधानमंत्री चुने गए, वो कैसे कोई महात्मा गांधी जी की मर्जी से ही हुआ, जबकि वोटिंग उनके अगेंस्ट जा रही थी। नेहरू जी के, पटेल जी को सब चाहते थे, इवन देम वो बने। फिर देश का जैसे विभाजन होता है, उस टाइम गांधी जी कलकत्ता चले जाते हैं, लाखों लोग मरते हैं सर, लाहौर से ट्रेनें भर भर के आती हैं लाशों की, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप ये बताइए मुझे, उन मौतों की इतनों की कौन लेगा जिम्मेवारी? अब गांधी जी तो कलकत्ता उस टाइम चले जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो वहाँ हिंसा रोकूंगा। अब बताओ आज़ादी के बाद वो क्या इतनी बड़ी हिंसा होने लगी देश के अंदर, तो उनकी अहिंसा की वो नीतियाँ कहाँ चली गई? आप बताइए। आप देखो, अहिंसा तो ये है कि आप अगर आपको कोई उनकी मैं ये एक नहीं बात कह रहा सर आप हिंसा करो, पर मैं एक वो कहना चाहता हूँ, अब देखो उस टाइम के जो कानून बने हुए हैं हमारे, यदि आज हमारे कानून बहुत सख्त हों, लोग ये इतने डेली रेप हो रहे हैं इंडिया के अंदर, सर आदमी सोच ना पाए, इतने सख्त कानून होने चाहिए। और मैं मानता हूँ कि देखिए अहिंसा हमेशा सही नहीं है। अगर आपके परिवार पे आपको कोई मतलब खतरा है और आप वहाँ पे अहिंसावादी बन जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सही हो। तो आपको हिंसा ज़रूरी है। अगर इंसान के अंदर हिंसा नहीं है तो वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं कहीं चीज़ें कुछ हैं जो मैं भी समझता हूँ कि हिंसा ज़रूरी भी है। आपके अंदर हिंसा नहीं है तो आज के वक्त में अगर हिंसा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो हिंसा आदमी को थोड़ा सा होना ही पड़ जाता है जी, सख्त रूप तो दिखाना पड़ता है। अब मैं चाहता हूँ हमारे लॉ एक से एक सख्त बने, करप्शन के ऊपर कोई लॉ नहीं है, मंत्री हैं जो आज का। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मंत्री से मुझे याद आई, हमारे दादाजी एमएलए लाहौर रहे हैं। 1945 में वो जेल से इलेक्शन लड़े थे, लाहौर जेल से, और तब वो जीते थे। जेल के अंदर से इलेक्शन जीतना, देखो उस टाइम कौन सा कोई सोशल मीडिया ही था, बिल्कुल कितनी बड़ी बात ही है। वो आदमी एमएलए लाहौर बना, आज़ादी के बाद भी वो एमएलए रहे, कितने साल, 30 साल के आसपास वो जेल में रहते हैं। लेकिन उनका जो एंड वाला सफ़र देखो कहीं नहीं है। ऐसे हमारे दादाजी जैसे अनेकों बंदे हैं इस कंट्री में। अब यहाँ जहाँ जाओ सभी कुछ, या तो जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ पे गांधी परिवार, उनका नाम ऐसे जिंदा रखा हुआ है। हमारे दादाजी की एक डिमांड रही है, मैं आपको वो भी लिख के दिखाऊंगा, जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी थी। एक दिल्ली में ना एक ओल्ड दिल्ली जेल होती थी, अब तो डिमोलिश कर दी उस सरकार ने। उस टाइम वहाँ पर 3 क्रांतिकारियों को जो
दिल्ली दरबार केस हुआ, बम फेंका गया था, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, वहाँ फांसी दी गई थी, सज़ा क्या सुनाई गई थी। और उसको हमारे दादाजी चाहते थे इसको एज ए मेमोरियल बनाया जाए, नेशनल मेमोरियल बनाओ इस जेल को। उस जेल को डिमोलिश कर देते हैं। फिर हमारे दादाजी कहते हैं हमें पता चलता है कि सरकार की प्लानिंग तो ये भी है, जो अंडमान निकोबार में काले पानी सज़ा की जेल है उसको भी सरकार ये सोच रही है कि उसको डिमोलिश कर दिया जाए। क्रांतिकारियों के रहे ही ना, ये कोई निशान ही नहीं छोड़ना चाहती थी। ये मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पता नहीं कैसे लिखने वाले थे ये लोग। नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि कुछ ऐसे क्रांतिकारी आज भी हैं जिनका नाम कहीं भी नहीं है। क्या सिर्फ एक इंसान से या दो इंसानों से या किसी ग्रुप से मुझे नहीं लगता कि देश आज़ाद हुआ है। देश आज़ाद होने के लिए बहुत लोगों ने अपना खून बहाया है और मैं मानता हूँ कि उनका नाम आज होना चाहिए। बिल्कुल सर। अब हम चलो, मैं उनका नाम तो चलो अब सर जितनी कोशिश होगी आगे लेकर आएंगे, लेकिन हम उनकी जो विचार थे उनको मैं आगे लाना चाहता हूँ। जिन विचारों से उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई, देश आज़ाद भी कराया, लेकिन आज देश देखो कैसे फंसा पड़ा है। बिल्कुल करप्शन में बहुत हर चीज़ में यहाँ करप्शन है, हर चीज़ में, छोटी सी चीज़ से करप्शन यहाँ स्टार्ट है, और बड़ी की तो आप बात ही ना करिए। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मेरी फैक्ट्री है मान लो, हम वहाँ बड़े अच्छे मूड में हैं, हमारे बंदे भी आज काम करना है, छोटी सी बात होगी लाइट चली जाएगी इस कंट्री में। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ कर रहे हो, अब लाइट चली जाएगी, क्या करोगे आप इसके अंदर। सेकंड थिंग और मैं बताता हूँ, कभी कभी ऐसा रहता है डिजिटल पेमेंट करनी है, वो जी हैंग हो गया सिस्टम, ये मेरी प्रोसेस में चलेगी पेमेंट। ये रिसेंटली हमारे साथ कई बार होता है कि हम किसी का सामान हमने आदमी लेने आया है, वो पेमेंट करने लगता है, कहते हैं तो हैंग हो गया सर, ये तो प्रोसेस में चली गई, और वो कहते हैं जी हमारे अकाउंट से पैसे कट गए। मैं छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ जो हम फेस करते हैं, आम आदमी डेली कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कभी बैंक में चले जाओ, वो बोलेंगे जी हमारा भी सिस्टम डाउन है साहब। मतलब ये ठीक है, डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, लेकिन एक व्यापक इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए। ये तो चलो बहुत ही मैं छोटी समस्याएं कह रहा हूँ, आप ये कलकत्ता टाइप केस देख लीजिए, और मतलब जगह जगह पे यहाँ पर फ्रॉड है। पुलिस, मेरे पास खुद हमारे घर के 3-4 केस ऐसे हैं, आज तो मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा कोई एजेंडा सरकार के खिलाफ या उसके ऊपर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि करप्शन दूर हो, सख्त से सख्त लॉ आए। यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता वगैरह आप देखो कि कैसे वो थोड़े समय के लिए बनते हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा लेते हैं, कितनी जल्दी। बिल्कुल। और कितना लोगों को यहाँ चार में यार मुझे गवर्नमेंट जॉब में आना है, गवर्नमेंट जॉब में आना है, बस सिर्फ एक बात के लिए ही उनको चार में कि यार बस पैसे बहुत बनते हैं इसमें, और काम नहीं करना पड़ेगा, और काम करना नहीं पड़ेगा हमें। मेन ये बात है, काम नहीं करना जो आदमी काम करना चाहता है, मेहनती है, ईमानदार है, उसको तो बिजनेस करना चाहिए इस कंट्री में। हमारी तो ये सोच है, लेकिन लोग सिर्फ, मैं ये समझता हूँ नौकरी, सरकारी नौकरी, वो करना कुछ नहीं चाहते, बस पैसे की उनकी इच्छा है। मतलब दूसरा रूप है, करना तो वो नौकरी चाहते हैं पर उसमें वो बिजनेस ढूंढते हैं, नौकरी के अंदर बिजनेस की। यार पैसा कमाना है तो फिर आप बिजनेस में आइएगा, मेरा तो ही मानना है। लेकिन अब मौजूदा सरकार जैसे बहुत लोन वगैरह दे रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैरों पे खड़े हों, ये हमें उनकी पहल अच्छी लगती है। और ऐसा सरकार और विषयों पे भी सोचे और कानून सख्त लाए, लोगों के मन में भय आए। और मैं समझता हूँ कि कुछ हमें बेसिक जो है स्कूल में, जैसे अब ये मैं समझता हूँ समझाया नहीं जाता, वासना के ऊपर मेडिटेशन का कोर्स आना चाहिए, मैंडेटरी हो, योगा मैंडेटरी हो, एक पीरियड उसका लगना चाहिए ताकि बंदा अपन कुछ रिलैक्स हो, कुछ उसके माइंड में जो दूषित विचार आ रहे हैं उनसे वो दूर रहे। बिल्कुल। वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले हो सकता है यदि हम 1 घंटे या आधे घंटे की मेडिटेशन क्लास हो हर स्कूल के अंदर, और हर बंदे को कंपलसरी हो, और योगा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा बंदा अध्यात्म से जुड़े, वासना से, बुरे विचारों से, उसको दूर जाने का मिलेगा। कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपग्रेड होना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐड हों, कुछ पुराने जैसे औरंगजेब, अकबर, हमने उनसे क्या लेना, सब वो सब डिलीट होने चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। हमें तो 1857 की क्रांति से शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से। पढ़ाना ही है तो वहाँ से पढ़ा दो आप अपना, और ये नए नए चीज़ें, नए नए तरीके। और अभी सोसाइटी में जो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके ऊपर वर्क करके लॉ, मॉडर्न लॉ बनाओ, पुराने लॉ को ख़त्म करो। और जैसे रिजर्वेशन मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी अब एक रिवीजन होनी चाहिए हमारी,
उसको इम्प्रूव करना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं नए अमेंडमेंट्स की, जिसके अंदर जो है नहीं, अब मेरा आपको prove कहना है करना जैसे पड़ेगा। अब एक परिवार है, मान लो वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेता है, तो उसको वहां पर ख़त्म कर देना चाहिए उस चीज़ को। और जो नेक्स्ट उनकी जनरेशन है उनके ऊपर तो वो अप्लाई नहीं होना चाहिए। अब उनके पास सब कुछ आ गया सब कुछ है, आ गया। तो उनको तो एक इससे क्या होगा, जब एक 90% के बच्चा पीछे रह जाता है, एक 60% वाला आगे आ जाता है यार। अब बताओ, अब ड्राइविंग सीट पे एक 60% वाला, अभी जहाज को उड़ा रहे हो, मान लो आप ये बताओ ना, जहाज उड़ा रहे हो, बंदा अभी उसका पूरी तरह जस्ट पास हुआ और एक टॉपर है, आप उससे जहाज उड़वाना पसंद करोगे या एक जिसका मंद बुद्धि है, जो क्रिटिकल डिसीजन कैसे ले पाएगा? मान लो कहीं लैंडिंग करनी है, कोई क्रूशियल लैंडिंग आ गई, और आगे जो ब्रिलियंट माइंड है वही बचाएगा सर। ऐसे सिस्टम में भी वही होना चाहिए। इसमें जो हमारी नीतियां बनानी है, फ्रंट पे जो बंदे हैं, ब्यूरोक्रेट हों और हों, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उसमें तो बिल्कुल भी कोई जाति का रिजर्वेशन का आधार होना नहीं चाहिए। उसमें तो टोटली मेरिट बेस वाले बच्चे आने चाहिए, वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, कोई भी हो, जो फ्रंट है बिल्कुल, जिन्होंने लीड करना है, जिन्होंने नीतियां बनानी है, अप्लाई करनी है, मेरे हिसाब से वो एकदम वैसे होना चाहिए। तो हम समझेंगे आप यार, अब ये नया भारत एक नई दिशा में जा रहा है। जी, तो ये तो बातें रही कुछ ऐसी, हम थोड़ा अपने टॉपिक से हम भटक गए थे, हाँ, पर हम आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे कि हम लाला जी के बारे में बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भगत सिंह का आपने काफ़ी बार जिक्र किया है, तो लाला जी ने भगत सिंह के जीवन पे मतलब कैसे अपनी छाप डाली है, और क्या मतलब उनको थोड़ा एनलाइटन करिए जरा, कि पता लगे हमें भी कि भगत सिंह से कैसे जुड़े हैं लाला जी। नहीं, भगत सिंह के जो चाचा जी थे अजीत सिंह जी, वो हमारे दादाजी के बहुत अच्छे मित्र थे। आपको जैसे मैंने बताया, नौजवान भारत सभा इन्होंने मिलके बनाई, फिर उसमें भगत सिंह जी को ज्वाइन करवाया जाता है, तो नेचुरली उनसे मिलते ही होंगे ना, और उनको प्रेरित करते होंगे, ऐसे नहीं बच्चे ऐसे करो काम, वो उस तरह मैं कह रहा हूँ। फिर उनको जैसे मटेरियल सप्लाई, गोलियां चाहिए, बंदूकें चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए, फंडिंग चाहिए, पोस्टर चाहिए चिपकाने के लिए, सब कुछ चाहिए ना सर, तो वो सब कौन प्रोवाइड कर रहा था? ये तो ऑथेंटिक है, हमारे दादाजी करते थे। तो एक आप ये मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि गॉड फादर आप कह सकते हो कि गॉड फादर तो चलो मैं क्या ही कहूँगा, लेकिन मेंटर जरूर रहे हैं। मेंटर वो चंद्रशेखर आजाद जी के भी रहे हैं। ये सब लोग हमारे घर बहुत आते थे, गुपचुप मीटिंगें होती थी जगह जगह इनकी, कई अड्डे थे इनके, लाहौर में, लाहौर से बाहर। हमारे दादाजी का तो कई जगह जाना ब्रिटिश सरकार ने बैन कर रखा था, कई जगह तो बैन था, क्योंकि वो बहुत अच्छा भाषण देते थे, एकदम बंदे को माइंड बना देते थे, वो निचोड़ देते थे कोई भी हो। हाँ, एकदम उसको अच्छे से कर देते थे उनके। तो एक मैं आपको किस्सा भी बताता हूँ। ऐसे हमारे को एक बार मैं काम कर रहा था 22 सेक्टर में, एक बुजुर्ग मिलते हैं, तो उनको पता लगता, तो मैं उनको बोलता हूँ जी मैं केदारनाथ जी का पोता हूँ, तो वो मेरे पैर छूने लगते हैं, बहुत एज में पड़े ना, अंकल ऐसा क्यों करने नहीं कहते, हमने तो उनको यार लाइव सुना है, वो कैसे यार क्रांति डाल देते हैं बंदे के अंदर, वो तो ग्रेट बंदे थे, ऐसा मुझे लोगों ने कहा, लोगों ने बताया। तो मैं तो खुद लाला जी के बारे में तभी पता लगा जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया 75 साल में, क्योंकि उससे पहले मैं सच कहूँ तो नाम मुझे भी नहीं पता था, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बट हाँ, भारत सरकार के द्वारा एक अच्छा स्टेप लिया गया उस वक्त कि कुछ जो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका नाम सामने आया, और अब हम भी जान पा रहे हैं उनके बारे में कि उनका कैसा योगदान रहा है। क्योंकि आपके अगर आप वैसे देखोगे तो जो हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है उसके अंदर तो नाम कहीं है ही नहीं, कुछ गिने चुने लोगों की फैमिलीज़ के नाम है, और वो भी आप हम सबको दिखता ही है वो कि कौन कौन है जिनके नाम जो सामने आते हैं। इवन भगत सिंह को भी वो कुछ अलग तरीके से जो है डिफाइन करते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे तो कुछ लोग तो जो जैसे ब्रिटिश सरकार है वो तो उनको टेररिस्ट ही कहती थी, वो तो टेररिस्ट ही उनको मानती थी कि तो ये भी टेररिस्ट लोग हैं, तो इन्होंने गोली चलाई है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ सुनाई सर। कोई उनका भगत सिंह जी को तो खुद वो कहते हैं कि जब सैंडर्स को गोली मारी है उसके बाद वो इतने खुश नहीं हुए दिल से, उनको लगा यार मैं ऐसे बना नहीं था, मैं ऐसे किसी की हत्या करूं, किसी आदमी की, जीने का सबको अधिकार है। वैसे तो वो इन चीज़ों के अगेंस्ट थे, लेकिन वो एक आग लगाना चाहते थे भी जैसे पता लगे, और अंग्रेजों को डराना भी चाहते थे, भैया अब तुम चले जाओ, बहुत हो गया अब तुम्हारे साथ। कभी इन्होंने तो सिर्फ अपने लिए ही किया है, मतलब देश के लिए ही किया, कभी किसी गरीब को या किसी ऐसे इंसान को तो इन्होंने कभी तंग किया ही नहीं कभी भी। एक बिल्कुल भी नहीं किया जी, बिल्कुल। गरीबों को तो वो चाहते थे कि लोग उनकी तो मदद करते थे, बिल्कुल। उनके लिए तो इन्होंने देखो जैसे मेरठ कॉन्स्पिरेसी अभी मैं बताया है, स्ट्राइकें करवाई हैं, बंद किया करवाया सब कुछ, भाई नहीं यार गरीब का शोषण बहुत हो रहा है, हमने उनका शोषण नहीं होने देना।
तो उसी इंसान को जो है सरकार एक आतंकवादी बना देती है कि वो तो अब आप ये देखिए, तो आपके सामने ही है। आज जिनसे हमारा आप देश आजाद चंद्रशेखर हुआ है। आजाद जी का देख लीजिए। मैं पीछे सुन रहा था, उनकी जो एक प्रतिमा लगी हुई थी यूपी के अंदर, वो एक हमारे मंत्री जी का मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने तोड़वा दी थी। कहते यार ये तो डाकू था बंदा, ये डकैत था, ये पैसे इकट्ठे करता था। बताओ, एक आदमी यार जिसने इतना बेचारा सारी उम्र जो जिसने कहा कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, खुद को उन्होंने गोली मार ली थी इलाहाबाद में, जहाँ एल्फ्रेड पार्क में वो जब गिर जाते हैं, वो भी कोई उनका खबरी ही जाके उनको इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस को। सारे केसेस में यार वो इन्वॉल्व रहा बंदा। उनको ये भी मैंने सुना 15 साल की उम्र में जब अंग्रेज पकड़ लेते हैं, उनको 15 कोड़ों की सजा दी जाती है। उस टाइम एक कोड़ा खाना मुश्किल हो जाता था, खाल खींच लेते थे वो। एक कहते कोड़ा पड़ता था, कहते थे भारत माता की जय, दूसरा पड़ता था कहते थे भारत माता की जय। कितना उनके अंदर जज्बा रहा होगा, उन लोगों के अंदर कितना जज्बा रहा होगा। बिल्कुल, उस वक्त जज्बा जगाने वाले भी तो आप बता ही रहे हैं कि जज्बा जो जगा रहे हैं उनके अंदर, वो भी तो जैसे लाला जी जैसे हाँ जी, बहुत से लोग क्रांतिकारी थे जिन्होंने, क्योंकि भगत सिंह अगर अपने उनके भगत सिंह कोई ज्यादा उम्र दराज तो वो 23 साल की उम्र में तो है ना, फांसी हो गई थी। तो एक बच्चे के दिल में ऐसी देशभक्ति जगा देना, कोई मेंटोर ही ऐसा, लाला जी जैसा ही कोई इंसान हो सकता है जो ऐसा काम कर सकता है। मैं तो यही समझता हूँ जी, बिल्कुल। और बाय बर्थ भी मैं कहता हूँ जी, सबके अंदर तो क्रांति डाली नहीं जा सकती ना। वो तो ऐसे विचारों के ही थे, उनको भी एजेंडा था यार देश को पहले आज़ाद कराया जाए किसी भी तरह से। अब क्या उन्होंने गांधी जी का सहयोग नहीं किया? गांधी जी के साथ भी इन्होंने बहुत करा। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने, कि उसके साथ ये सारे लोग जुड़े और बुरी तरह जुड़े, सब गांधी जी के साथ जुड़े। लेकिन उसमें एक चौरा चौरी केस हो जाता है, गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं, उसमें एक पुलिस चौकी जला दी जाती है। गांधी जी कहते हैं इसमें हिंसा होने लगी है, वो एकदम असहयोग आंदोलन हटा लेते हैं, उससे क्विट कर जाते हैं। फिर इनसे क्रांतिकारियों का कितना दिल टूटता है। नहीं तो ये हमें यदि उस टाइम पीक पे थी हमारी, बिल्कुल, नहीं तो आज़ादी हमें जल्दी मिल जाती। लेकिन ऐसे कभी गांधी जी साथ देने लगते थे, कभी विड्रॉ कर जाते थे। अब बहुत सी कंट्रोवर्सी है भी, यदि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी ना होती। इसके ऊपर बहुत कंट्राडिक्शन चलती है। मेरा भी यही मानना है यार, यदि आप गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, वह तो उनको खुद भगत सिंह का केस लड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। वो तो खुद लड़ते यदि उन्होंने बचाना होता। अब वो इरविन समझौता उस टाइम कहते चल रहा था, इरविन पे दबाव डाला जा सकता था। कहते हैं भी गांधी ने उनको कहा ज़रूर था, लेकिन मैं समझता हूँ कहा होगा, लाइटली सा कह दिया होगा, भी ये भी देख लीजिए आप। यदि प्रेशर डलता इरविन पे तो मेरा ख्याल इनको सजाए मौत की जगह शायद आजीवन कारावास में चेंज हो सकता था इनकी सज़ा। तो कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि अगर उन्हें उस वक्त फांसी की सज़ा ना होती तो आज जो रिस्पेक्ट मतलब जो दी जा रही है उसमें कुछ ऐसा कि मैंने देखा है जो शहीद हो गए उनको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उस जैसे कि आपने देखा ही है। नहीं सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो जिनको फांसी मिली या शहीद उनको ज़्यादा, ऐसे तो बहुत से हैं जिनका नाम भी नहीं पता होगा जिनको फांसी हुई है। सबसे छोटा एक बोस है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, बोस हैं, वो बच्चे थे छोटे से यार, 19-20 साल के, उनको फांसी हो गई थी। भगत सिंह से भी छोटी उम्र थी, लेकिन उनका नाम किसी को नहीं पता। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं। कुछ लेकिन आर्टिकल्स भगत सिंह का मैं कहूँगा राजगुरु सुखदेव इक्वली साथ में थे ये सारे। लेकिन भगत सिंह का हम भी सोचते हैं कभी कभी कि इनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बच्चे बच्चे की जुबान पे रहा, और फैन फॉलोइंग बहुत रही भगत सिंह जी की, तब भी थी और आज भी है। लेकिन कुछ कहीं का जादू रहता है सर, उन पे कुछ जादू ही होगा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप भगत सिंह जी की बात करते हैं, तो मैंने कुछ आर्टिकल्स कभी पढ़े थे, तो उनके अंदर ऐसा लिखा था कि गांधी जी कहते हैं कि भगत सिंह खुद भी चाहते थे कि मतलब, हाँ, भगत सिंह जी देखो किसी भी पेशी पे आए नहीं, उन्होंने वो नहीं आए किसी पेशी पे। उन्होंने कहा ठीक है यार जो भी है, वो कहाँ आ रहे थे अपनी पेशी पे और कोई माफ़ीनामा लेके जी मेरी कम कर दो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो तीनों नहीं आते, ना सुखदेव ना राजगुरु आए। और सबसे बड़ी मेरे को 3-4 बातें हैं जो हमारी दादी भी बताती हैं। अब ये उस टाइम जब कहते हैं जब इनको फांसी मिलनी थी, तो पहली बात उन्होंने कहा यार हमारे मुंह ढक के ना हमें लेके जाओ। हम तीनों को जब उनको पहली बात तो उनको बिफोर टाइम दे दी, उनको मॉर्निंग में देनी थी 7 बजे, शाम को 7-8 बजे दे दी गई। बहुत गलत तरीके से दी गई, प्रीपोन कर दी गई। क्योंकि उसके लिए भी कहते हैं पहले गोरों का एक पैनल बैठता है, भाई यार ये फांसी होगी तो शहर में बहुत ज़्यादा
डिस्टरबेंस हो सकती है, सारा धारा लगा दी जाती है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, अच्छे अच्छे लीडरों को अंदर डाल दिया जाता है। उनको खतरा था कि क्योंकि सुबह होनी थी, वो शाम को इसीलिए दे देते हैं कि सुबह शायद हालात पक वो ना हो। और उसके बाद वो उस डेड बॉडीज़ को, हमारे तीनों इन शहीदों की डेड बॉडीज़ को काट देते हैं यार, काट के ट्रंक में डाल के हुसैनी वाला फिरोजपुर वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ जलाने लगते हैं मिट्टी का तेल डाल के सर। तो गांव वाले देख लेते हैं क्या हो गया, वो दौड़े दौड़े आते हैं, तो वो जितने भी वहाँ पुलिस वाले थे वो सारे वहाँ से लाश को बीच में अध जला छोड़ के जाते हैं। फिर ये जो लोग गांव के उन शवों को अच्छे से विधि पूर्वक जला के उनकी अस्थियाँ परवाई जाती हैं। हुसैनी वाला में बना हुआ तीनों का स्मारक वहाँ पर, और खटखट कला में एक वो बनी हुई है जी, शहीद आज़म जी के नाम का म्यूज़ियम बना हुआ है। वैसे ऐसी देशभक्ति भी किसी किसी के ही खून में होती है कि 22-23 साल की उम्र में कोई बच्चा, मतलब वो इतना जोश उसके अंदर आज़ादी का, इतना जोश देशभक्ति का कि उन्होंने जो है हंसते हंसते फांसी ले ली। और ख़ास बात बताता हूँ, जब ये तीनों शहीदों को फांसी के लिए लेकर जा रहे थे तो इनसे अंतिम इच्छा भी पूछी जाती है। वो कहते हैं हम आपस में गले मिलना चाहते हैं, तो तीनों के हाथ खोले जाते हैं, वो गले मिलते हैं और फिर वो गीत गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और ये बहुत ही उस टाइम क्रांतिकारी अक्सर गाया करते थे ये गीत। ये गीत काकोरी कांड में नवाब राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था जब वो जेल में थे, 3-4 और क्रांतिकारी भी थे। तो कभी कभी लोग मिस्टेकन कर जाते हैं कि ये भगत सिंह जी का ये गीत है। ये रिटन बाय राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ, जो काकोरी कांड में जिनको फिर सजाए मौत मिली थी, उन्होंने ये बसंत ऋतु जब आई थी उन दिनों में ये लिखा था गाना। तो हम भी चाहेंगे कि आप अभी मैं पे तो 2 अब पंक्तियां। अब का जो मैं तो जिस गाने से प्रभावित हूँ, आज़ादी के बाद के जो गीत हैं, ये देश है वीर जवानों का, उसकी मैं 4 जरूर पंक्तियां सुनाऊंगा। मैं शुरू से इस गाने से बहुत प्रभावित रहा हूँ और मैंने इसी से ही अपने दोनों बच्चों के, मेरे नाम भी वीरों पे ही है, करमवीर रणवीर, मैंने पीछे वीर लगाया। अब ये देखो मेरे बच्चों की उम्र लगभग 28-29 साल है, तब भी मेरे अंदर ये भावना थी कि मैंने वीर यार ये। तो मैं 2-4 पंक्तियां उस गीत की जरूर आपको गा के सुनाता हूँ। बिल्कुल। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं झूमे बस्ती में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये देश है दुनिया का गहना। मैं अक्सर बोलता हूँ गहने सोने से ही बनते हैं, और इसको सोने की चिड़िया जो लोग कहते थे मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो ये सोने के हाथी से भी बड़ा लगता है। तब भी इस देश में सोना इतना था और आज भी है, और सोना मेरा, ये मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, कितने हीरे और कितने मोती इसने उगले हैं और कितने ही उगलेगी, कितना ही यहाँ पर मैं कहता हूँ टैलेंट है इस देश के अंदर, बेशुमार बेशुमार। 0 इसने भारत ने दिया है, दशमलव भारत ने दिया, और ना जाने क्या कुछ दिया है। कंप्यूटर के युग में कंप्यूटर से रिलेटेड आज यूएसए में जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं बड़े बड़े से, सब में एक हिंदुस्तानी का हाथ है। तो मेरा देश तो ग्रेट है। सो आई लव इंडिया। जाते जाते मैं कहूँगा जय हिंद, जय भारत। जय भारत। दोस्तों, आज ये पॉडकास्ट आप अगर यहाँ तक देख चुके होंगे ना, तो आपको भी बहुत नॉलेज भी मिली होगी और मज़ा भी आया होगा साथ में। जैसे कि राजेश जी ने बताया है कि कैसे लाला केदारनाथ सहगल जी ने अपनी जीवन के जो अनमोल जो साल थे वो अपने देशभक्ति के नाम किए, और कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली और कैसे आज़ादी में उनका योगदान रहा। तो ये चीज़ें हमें भी आज़ादी के उस 75वें महोत्सव पे ही पता लगी थी, जब भारत सरकार ने उनका बाकायदा अपनी जो उनकी वेबसाइट थी वहाँ पे उनका नाम जो है मेंशन किया था। और आज का पॉडकास्ट मैं समझता हूँ कि बहुत ही नॉलेजेबल रहा है, और जो देशभक्ति है वो इनके खून में ही है और वो आज भी ऐसे ही है। और मुझे लगता है चाहे जितनी मर्जी पीढ़ियाँ आ जाए, वो देशभक्ति जो है ऐसे ही आपके खून में रहने वाली है आगे तक, है ना। तो जैसे कि अभी इस पॉडकास्ट को काफ़ी लंबा हो चुका है, अभी इसको थोड़ा वाइंड अप करते हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो भाई आपको भी सबको जय हिंद। और अंकल जी का, जो चाचा जी हैं हमारे, इनका खुद का भी एक चैनल है चाचा रौनकी,
तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने कुछ चर्चा शुरू करनी है, ठीक है। इन्होंने एक भारत नौजवान सभा जो है उसको रिवाइव करना है, और वो पहले लाला जी के थ्रू चलाई जाती थी, अब जो है सर चलाएंगे उसे। और वो पहले तो रिवाइव हो चुकी है, बट उसको अब बड़े लेवल पे हम जो है सामने लेकर आएंगे, और उसके अंदर हम बात करेंगे करप्शन के खिलाफ, है ना। तो करप्शन जो इस देश से है वो हमें ख़त्म करना है, और आपका जो आगे का जो है आपका गोल वो भी यही है कि अपने देश को करप्शन फ्री बनाना है, भारत को करप्शन फ्री बनाना है। तो ऐसे ही आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं, और भारत की नौजवान सभा जो युवा सभा है इसके साथ आपको जुड़ना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे मतलब किसी पॉलिटिकल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो इससे मैं नहीं मानता हूँ कि कोई खतरा किसी को होगा, या फिर हाँ ये देश के काम ज़रूर आएगी और सबके काम आएगी। तो आप चाचा रौनकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे अब इनकी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। और आज का पॉडकास्ट बहुत लंबा हो चुका है, अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जय हिंद। जी बिल्कुल, जय हिंद दोस्तों।